हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल और राजसी महल से, जो दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ों के बीच खड़ा था। महल के अंदर एक गाड़ी आकर रुकती है और उससे एक अधेड़ उम्र का पुरुष और जवान लड़की बाहर निकलते हैं। पुरुष दरवानों से तेजी से कहता है, दरवाज़ा खोलो, मैं ग्रैंड डेचिस को लेकर आया हूँ। वो लड़की नाम है यूलिना, आंखें फाड़े इन इस नए संसार को देख रही थी। इतनी बर्फ, इतनी ऊंची पहाड़ियाँ और बीच में खड़ा ये जादुई सा महल। सब कुछ किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सी मुस्कान भी। यूलिना खुद से बुदबुदाई, कहते हैं नॉर्थ में हमेशा बर्फ गिरती है, फिर भी जंगलों में हरियाली है और जिंदगी जिंदा है। क्या है किसी जादू की वजह से? पास खड़े उसके अंकल डेलिंगस ने उसे कहा, अब से ये महल ही तुम्हारा घर होगा। महल में प्रवेश करते ही यूलिना का स्वागत नौकरों ने किया, लेकिन उनकी आंखों में आदर से ज्यादा जिज्ञासा और संदेह था। कुछ मैडम आपस में फुसफुसा रही थी। कहते हैं ये लड़की किसी पिछड़े द्वीप से आई है। सुनने में तो आया है कि ये जंगल में रहने वाली है। ये कैसे ग्रैंड ड्यूक की पत्नी बन पाएगी? यूलिना ने उनकी बातें साफ साफ सुनी। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी। मैं अपने लोगों के लिए सब कर रही हूँ, और अगर मुझे इस सर्द महल में रहकर भी उसके लिए उम्मीद बचानी है तो मैं यही रहूंगी। आगे बढ़ते ही एक चौंकाने वाला पल आया। अचानक एक ऊंचा भारी शरीर वाला शख्स उसके सामने आता है। उसके कपड़े खून में सने हुए हैं और उसके हाथों में एक मरा हुआ जानवर है। वो आदमी फ्यूनिक्स है। दूर से ही नजर आता है। खून से सना हुआ शरीर, हाथों में शिकार का गंध, आंखों में बर्फ जैसी ठंडक और आभा ऐसी जैसे किसी युद्ध के मैदान में लौट कर आया हो। लेकिन उससे भी डरावनी थी उसकी बातें। और उसने सीधा कहा, मैं ये शादी में यकीन नहीं रखता हूँ। यूलिना के चेहरे की मुस्कान थोड़ी सी तो फिसली, लेकिन वो हार नहीं मानी। खुद को संभालते हुए वो मन में ही बोली, कोई बात नहीं, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। रात में एक महल में उस ऊपरी हिस्से में यूलिना का कमरा तय किया गया। वह पूछती है, मेरा कमरा सबसे ऊपर क्यों है? यूलिथ, जो ड्यूक का सेक्रेटरी था, वो जवाब देता है, क्योंकि महल के बाकी हिस्से सारे खाली पड़े हैं। यह बात सुनकर यूलिना काफी ज्यादा हैरान हो गई। दिन यूनिला बोलती है कि तो आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा रूम सबसे ज्यादा ऊपर में है। रूम के अंदर फ्यूनिक्स आराम से अपनी ड्रिंक की चुस्की ले रहा था। तभी वहां यूलिथ आ जाता है और बोलता है, मैंने उन्हें उनका रूम दिखा दिया है। यूलिन फ्यूनिक्स से पूछता है, वैसे आप कभी हंटिंग में तो गए नहीं, लेकिन फिर भी आपका पूरा का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। फ्यूनिक्स जवाब देते हैं, ये उस लड़की के लिए एक तरफ की वार्निंग थी। इस चीज की वार्निंग कि हम दोनों के बीच फ्यूचर में कभी कोई फीलिंग नहीं होगी। यूनिक्स ने यूलित से पूछा, क्या वो लड़की रोई? लेकिन यूनिट ने जवाब दिया, नहीं, वो तो हंस रही थी। इस बात ने फ्यूनिक्स को चौंका दिया। वह सोचता है, क्या सच में ये औरत मुझसे नहीं डरती? और हमें दिखाया जाता है कि यूलिना जो कि अपने कमरे में जाती है, तो वो चौड़ी आंखों से कमरे का कोना कोना देखती है। इतना बड़ा कमरा और ये पत्थर। वह मैजिक स्टोन को देखकर दंग रह जाती है। इन्हीं की तो वजह से ये जगह इतनी गर्म है। अगर ये मेरे गांव में होते तो मेरे लोग सर्दी से नहीं मरेंगे। हमें पास में ले जाया जाता है, यूलिना के विलेज का सीन, जहाँ कोई अनजान आदमी किसी से बोल रहा था, नहीं, तुम उस आदमी से शादी नहीं कर सकती। तुम लोग तो एक बार भी नहीं मिले हो। और यह आदमी यूलिना का फादर होता है। यूलिना अपने फादर से बोलती है, पिताजी, दिन ब दिन हमारा आइलैंड काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है और हमारे लोगों ने आज से पहले कभी विंटर को एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं उस आदमी से शादी करूंगी। द आइलैंड ऑफ लुहाही, जहाँ पर ये हर वक्त स्प्रिंग का माहौल होता है। पर जब गर्म आइलैंड पे विंटर का झोंका पड़ा तो सारे लोग काफ़ी पैनिक हो गए। मिस्टीरियस मैजिक स्टोन जो ठंड में भी जगहों को काफ़ी ज़्यादा गर्म रखता है, और उसी स्टोन की वजह से हमारे आइलैंड में ठंड आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर हमें अपने आइलैंड को बचाना है तो हमें ग्रैंड ड्यूक से शादी करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग अपने आइलैंड को बचा सकें। यूलिना के फादर बोलते हैं, लेकिन यूलिना, तुम ही सिर्फ एक कोहो ट्राइब की वारिस बची हो। यूलिना जवाब देती है, और इसी कारण की वजह से मैं वहाँ जाना चाहती हूँ।
और मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और वो स्माइल करते हुए यूलिना बोलती है, वारिस का काम तो यही होता है, अपने लोगों को बचाना। और प्रेजेंट टाइम में यूलिना वही बातों को सोच सोच के थोड़ा बहुत इमोशनल हो रही थी। यूलिना सोचते है कि हाँ, मुझे अपने लोगों को बचाना होगा, मैं इन चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ। यूलिना ग्रैंड ड्यूक के बारे में सोचती है, और ग्रैंड ड्यूक, उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा गर्म थे और वो उनके बारे में सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। लुहाई में वॉरियर्स जो लोग हंट करते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड माने जाते हैं। वो और भी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश हो रही थी और इधर उधर भागने लगती है और सोचती है, मेरे हस्बैंड एक रिस्पॉन्सिबल और अंडरस्टैंडिंग मैन है, यही है मेरे हस्बैंड। और किसी तरह से मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। भागते भागते यूलिना का ध्यान नहीं था और उसके हाथों से स्टोन गिर जाते हैं। यूलिना उन स्टोन को पकड़ने की कोशिश करती है, नहीं, वो तो काफ़ी प्रेशियस मैजिक स्टोन है। लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो एक सीक्रेट रूम में गिर पड़ी। वो उठ रही थी और एक सख्त आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुड़कर देखा तो फ्यूनिक्स खड़ा था। यूलिना ने झेपते हुए कहा, मैं तो बस मैजिक स्टोन पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिसल कर आ गई। फ्यूनिक्स, जो उसे डराना चाहता था, लेकिन अब उसकी मासूमियत में वो उलझ रहा था। वो मन में ही सोचने लगा, क्या बात है इस औरत में, ये मुझसे डरती क्यों नहीं? फिर उसने यूलिना को घूरते हुए देखा, उसकी आँख, उसकी मुस्कान, उसकी बड़ी सी चमकदार आंखें, और फिर खुद से बोला, नहीं, मुझे इससे कुछ महसूस नहीं करना चाहिए। वो मेरी पत्नी नहीं, बस एक डचीस है। यूलिना अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। उसके चेहरे को देखकर फ्यूनिक्स मन ही मन सोच रहा था, इस लड़की के चेहरे के साथ क्या है? मेरा नाम यूलिना है, मैं आप लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करूंगी। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कान को देखकर फ्यूनिक्स भी हैरान थे और वह उससे और उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट को घरे जा रहा था। फ्यूनिक्स मन ही मन सोच रहा था, मुझे उसी वक्त बहुत ध्यान से देखना चाहिए था, लेकिन मैं खून की वजह से कुछ भी नहीं देख पा रहा था। और यह इतनी कमाल की खुशबू, ये कहाँ से आ रही है? ज़रूर इसकी बॉडी से आ रही है। लेकिन फिर वो अपने आप को संभालते हुए खुद से कहने लगा कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने खुद से कहा, अब मैं इस औरत को डरा दूंगा, चिल्लाकर बात करूंगा। पर जब उसने यूलिना से पूछा, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं ठंड में, तो उसके वो शब्दों में गुस्से की बजाय चिंता थी। यूलिना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या आपको ठंड नहीं लग रही? अब तो खुद फ्यूनिक्स भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके गुस्से को ये लड़की कैसे इतनी आसानी से पिघला रही है। उसने योलिना को एक चेतावनी दी, अगर तुम इस ब्रिज को क्रॉस करोगी तो सीधे मेरे कमरे की छत पर पहुंचोगी। पर असल में चेतावनी तो कम, एक इनविटेशन ज़्यादा था। तभी हवा का एक झोंका आता है और यूलिना हवा के झोंके की वजह से नीचे गिरने लगती है। लेकिन सही वक्त रहते ही फ्यूनिक्स यूलिना को पकड़ पकड़ कर उसे बचा लेता है। अब दोनों के बीच का माहौल काफ़ी रोमांटिक हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। यूलिना और यूनिक्स एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। फ्यूनिक्स ने यूनिला के हल्के बदन को जब उसने पकड़ा तो वो बोला अपने आप से ही, जैसे किसी बर्ड को पकड़ रखा हो बिना किसी वजन का। पर जब उसने उसे नीचे रखा तो उसका शरीर दूसरी तरफ कर लिया और बोला कि मेरी बाकी बीवियों को मैंने कभी नहीं छुआ, अब ये भी मुझसे नफरत करेगी। लेकिन उल्टा हुआ। यूलिना ने बोला थैंक यू। उस एक शब्द ने फ्यूनिक्स के दिल की दीवारों में दरार डाल दी। सब मुझे राक्षस समझते हैं, लेकिन ये औरत मुझे देखकर मुस्कुराई। खैर, मैं यूलिना को सारी चीज़ें दूंगा जो कि उसे चाहिए। वो ये सब सोचकर यूलिना से पूछता है, यूलिना, तुम्हें वो मैजिक स्टोन चाहिए है ना? हैरानी के साथ यूलिना भी फ्यूनिक्स को देख रही थी और सोचने लगती है, फ्यूनिक्स को भी पता है कि मैंने उससे शादी सिर्फ मैजिक स्टोन के लिए ही की है। लेकिन यूलिना ने कह दिया कि नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। फिनिक्स तो अब कंफ्यूज हो चुका था और सोच रहा था कि वो शादी सिर्फ स्टोन के लिए करने आई थी और अब मना कर रही है। उसने पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? यूलिना थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, कल क्या आप मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? फिनिक्स का चेहरा लाल हो गया। वो बुदबुदाया, क्या कहा तुमने? यूलिना फिर से मुस्कुराकर बोली, हम दोनों कल साथ में ब्रेकफास्ट करें। अचानक से दोनों ही शांत हो जाते हैं। फिनिक्स शर्माते हुए बोलते हैं,
तुमने तुमने अभी क्या कहा? यूलिना एक प्यारी सी स्माइल के साथ फ्यूनिक्स से बोलती है। कैसा हो अगर हम साथ में कल ब्रेकफास्ट करें? और यूलिना की उसी प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारा ये पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। यूलिना के चेहरे पर एक मासूमियत थी, एक उम्मीद थी, और फ्यूनिक्स के दिमाग में जैसे हलचल सी मच गई। वो मन में ही मन में सोच लगा, ना उसे मेरी दौलत चाहिए, ना ताकत, ना ही मेरे मैजिक स्टोन, तो वो मेरे साथ नाश्ता करना क्यों चाहती है, इतना ही। पर उसी पल उसके दिमाग में एक प्रैक्टिकल थॉट आ जाता है, लेकिन ये ब्रेकफास्ट करेगी कैसे? इसे क्या पसंद होगा? क्या मैं पहाड़ों से खास चीज़ें लेकर लाऊं? यूलिना थोड़ी घबरा जाती है और कांपते हुए माफ़ी मांगती है कि उन्होंने इनवाइट कर लिया। अब वो मन में सोचने लगी, वो चुप क्यों है? क्या ये मना करने वाला है? उसकी उम्मीदें डगमगाने लगी, लेकिन तभी फिनिक्स बोलते, मैं दरअसल ब्रेकफास्ट नहीं करता, हम लोग लंच करेंगे। सुबह यूलित फ्यूनिक्स से पूछता है कि वह इतनी जल्दी क्यों उठ गया और इतनी दूर क्यों जा रहा है। यूलित पूछता है कि उसने हेड चिप को बदलने का आदेश क्यों दिया। फ्यूनिक्स जवाब देता है कि बदलाव का समय है। यूलित पूछता है कि क्या ये ग्रैंड डचेस की वजह से है? फ्यूनिक्स को याद आता है कि हाँ, आज तो उसे ग्रैंड डचेस के साथ लंच करना था ना। यूलित चिल्लाकर कहता है कि ऐसा नाटक ना करे जैसे कि उसको याद ही ना हो। फिर यूलित फ्यूनिक्स को पूछता है कि क्या कल उसके बीच कुछ हुआ था। फ्यूनिक्स शर्माते हुए अपना सर दूसरी तरफ करके जवाब देता है कि ग्रैंड डचेस बनने वाली है, इसलिए उसके साथ भोजन करना कोई बड़ी बात नहीं है। यूलित मन में ही सोचता है कि क्या फ्यूनिक्स यूलिना के पीछे पागल हो गया है क्या? ये अच्छी बात है, अगर ये दोनों मिल जाए तो उसका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो, शायद तब फ्यूनिक्स के साथ एक नॉर्मल फैमिली बना सके और एक नॉर्मल लाइफ बिता सके और सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। यूलित फ्यूनिक्स से पूछता है कि डेकन को सारा का सारा नॉर्थन वॉल का इशू रिफ्यूज़ करने के लिए ऑर्डर दे दे। फ्यूनिक्स को भी यूलित का आइडिया बहुत पसंद आता है। आगे यूलित बोलता है कि आपको इनमें लगभग 3 महीने लग सकते हैं। और फ्यूनिक्स मन में ही सोचता है कि अगर ऐसा होता है तो ग्रैंड डचेस की डेल्कन को 3 महीने तक देख नहीं पाएगी। फ्यूनिक्स हंसता है और कहता है कि हाँ, कर दो। महल के अंदर जब यूलिना डेल्कन से बात कर रही होती है तो अपना नॉर्थन वॉल के लिए जा रहा होता है। डेल्कन जवाब देता है कि हाँ, उसे जाना है, लेकिन उसने पहले उसे कुछ बताने के लिए बुलाया है। वह पूछता है कि क्या उसने और फ्यूनिक्स ने शादी खत्म कर दी। डेल्कन की बात सुनकर यूलिना हैरान हो जाती है। डेल्कन पूछता है कि क्या उसने फ्यूनिक्स के साथ रात बिताई। यूलिना शर्माते हुए जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूलिना की बातों को सुनकर डेल्कन थोड़े गुस्से में लगता है और सोचते हैं कि ये भोली लड़की इस तरह की सूरत के साथ फिर भी वह ग्रैंड ड्यूक का कुछ नहीं कर पाई। मुझे इस लड़की को समझाना चाहिए, लेकिन मैं ही क्यों दीवार को अस्वीकार करने जाऊंगा। मुझे अपना काम जल्दी से जल्दी निपटाना होगा। फिर वह यूलिना से कहता है कि अगर वो दोनों ये चीज़ नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि फ्यूनिक्स उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिख रहा है। अगर वह अपने ट्रिप को बचाना चाहती है और जादुई पत्थर चाहिए तो उसे फ्यूनिक्स की भावनाओं को जगाना होगा। तो उसे अच्छे से बहकाओ। यूलिना बोलती है कि मैं उसे कैसे बहकाऊँ, लेकिन कैसे? डेल्कन जवाब देता है कि कुछ ऐसा पहनो जो थोड़ा खुला हो और उसे उन कपड़ों को उतारने का मन करे। यूलिना हैरानी से बोलती है कि ये क्या, बस खुले कपड़े? तभी कुछ आवाज़ आती है। यूलिना ध्यान देती है और सोचती है कि ये कैसी आवाज़ थी। खैर, उसके चाचा यानी डेल्कन वहाँ से चले जाते हैं और यूलिना भी उन्हें अलविदा कह देती है। इस तरफ यूलिना छत पर खड़ी होकर आराम से नज़ारा देख रही थी। तभी फ्यूनिक्स आता है और कहते हैं कि बाहर बहुत ठंड है, तो ये पहन लो। फ्यूनिक्स उसे अपना जैकेट दे देता है। उन्होंने यूलिना को ऊपर से एक कपड़ा पहना दिया ताकि उसे ठंड ना लगे। शर्माते हुए अपना सिर दूसरी तरफ करते हुए फ्यूनिक्स बोलते हैं, अगर तुम्हें ठंड लग जाएगी तो यह काफ़ी मुश्किल होगा। यूलिना भी जवाब देती है, आपका दिल से शुक्रिया। यूलिना को देखकर फ्यूनिक्स भी काफ़ी शर्माने लगे थे। फिर फ्यूनिक्स अपनी तलवार पकड़कर बोलते हैं कि स्लीव्स को काटना बेहतर होगा। यूलिना फ्यूनिक्स को रोककर कहती है और फ्यूनिक्स से बोलती है, अगर वह इन कपड़ों को इस तरह से मोड़ देगी तो ये काम करेगा और यह बिल्कुल सही होगा, लेकिन कपड़ों को काटना बर्बादी होगा। शर्माती हुई फ्यूनिक्स पूछता है कि क्या वह काउंट डेल्कन से मिली।
यूलिना जवाब देती कि हाँ, लेकिन वह काम से कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं। फिनिक्स सोचते हैं कि वैसे उसे पहले से ही ये पता था वहाँ किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी। उसने हॉल में ये सब कुछ सुन लिया था, जहाँ डेल्कन बोल रही थी कि उसे जल्दी से जल्दी बहकाना होगा और यूलिना को कुछ रिवेलिंग कपड़े पहनने चाहिए। ये सारी बातें फ्यूनिक्स ने सुन ली थी। फ्यूनिक्स यूलिना से बोलते हैं कि डेल्कन तो चले गए, अगर उसे उससे कुछ चाहिए तो वह उसे बता सकती है। यूलिना दूसरी तरफ मुंह करके सोचती है। फ्यूनिक्स मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर वह इतनी हिचकिचा क्यों रही है। जैसा डेल्कन ने कहा, अगर वह ऐसा करती है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यूलिन शांत थी। तभी यूलिना के पेट से आवाज आती है। दोनों के बीच खामोशी और भी बढ़ जाती है। यूलिना शर्माते हुए बोलने लगती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे सच में माफ़ कीजिएगा, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता अच्छे से करूँ। यूलिना शर्म से लाल हो गई थी और बहुत ही शर्मा रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा तो हमारे फ्यूनिक्स शर्मा रहा था। और शर्माने के साथ ही मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर ये औरत सिर्फ अपने पेट की आवाज़ से ही किसी को कैसे बहका सकती है, इतनी क्यूट क्यों है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्यूनिक्स बैठे बैठे कुछ कर रहा था। फ्यूनिक्स अपने आगे वाले व्यक्ति को कुछ बताने की कोशिश करता है। हमें उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। दरअसल ये थियो था, जो फ्यूनिक्स का फिजिशियन था, और इस फिजिशियन का नाम था डेविड, जो मन में ही सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार फ्यूनिक्स ने उसे अपने पास बुलाया है। पूर्व इंपीरियल कोर्ट चिकित्सक होने के नाते वह काफ़ी सारे नाइट्स से मिला है। वो सारे लोग युद्ध के कारण घायल थे। जहां उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें महसूस की, वहां उन्होंने बहुत सारे लोगों की भावनाओं के बारे में पता किया, लेकिन उधर सिर्फ एक ही इंसान थे जिसके बारे में ये कुछ भी नहीं कर पाए। शूनिक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें ठीक करना हद से ज़्यादा मुश्किल होता है। उनके पास तो बिल्कुल भी कोई इमोशन था ही नहीं। अगर इस जैसे इंसान ने मुझे पहली बार बुलाया है तो कुछ न कुछ तो आपातकाल ज़रूर होगा। डेविड फ्यूनिक्स से पूछता है, फ्यूनिक्स, क्या आप किसी चीज़ के बारे में बता सकते हो? फ्यूनिक्स बोलता है, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शापित हो चुका हूँ। फ्यूनिक्स अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। एक फूल जैसी दिखने वाली चीज़ है और बहुत ही प्यारी दिखती है, और उसने मुझ पर जादू कर दिया है। ऐसी बकवास तो डेविड ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुनी थी। डेविड तो हैरानी के साथ बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या? डेविड बोल रहे थे, तो इसके पीछे कारण कोई भी होगा। आप बोल रहे कि आप शापित हो चुके हैं, तो उसके पीछे कोई कारण होगा, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। शर्माते हुए अचानक से फ्यूनिक्स जोर से अपना हाथ टेबल पर पटकारते और बोलते, मैं तब से उसे देखने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मेरी बस में होता तो मैं अपने पॉकेट में उसे रख लूँ और उसे बार बार निकाल के देखता रहूँगा। और ये बात फ्यूनिक्स बहुत ही शर्माते हुए बोल रहा था। और फिनिक्स फिर से बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि कोई यूरेनस ट्री स्पैरो मुझ पर स्पेल कास्ट कर चुका है। डेविड पहले तो हैरान हो जाता है, स्पैरो, वो भी ट्री वाला, लेकिन तुरंत खुद को संभालता है। मन ही मन सोचता है, शायद यही पहली बार है जब हिज ग्रेस ने अपने दिल की बात खुद कही है। हो सकता है कि ये उसकी इमोशनल फीलिंग का पहला कदम हो। तो फ्यूनिक्स की बात को हल्के में नहीं लेता। इंस्टेड वो एक सुझाव देता है, आप उस पैरों को दूसरों को भी दिखाइए, अगर बाकियों को भी वो क्यूट लगे तो शायद वो सच में कोई स्पेल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और सिर्फ आपको वो खास लगती है, तो फिर शायद यह कोई मैजिक नहीं बल्कि कुछ और है, जैसे कि प्यार। फ्यूनिक्स उसे गौर से सुनते और फिर बोल पड़ते, शायद तुम्हारी ट्रीटमेंट की वजह से ये सब हो रहा है। डेविड को पहली बार हिज ग्रेस की तारीफ मिलती है और वो अंदर ही अंदर फूला नहीं समाता। लेकिन सिचुएशन वही खत्म नहीं होती। यूलिट भी अब परेशान हो रहा था और वो पूछता है कि क्या सच में आपको लगता है कि ग्रैंड डचेस ने आप पर कोई स्पेल डाला है? लेकिन फ्यूनिक्स उसके सवालों को सीरियसली लेने की बजाय कहता है, हम डेविड के बताए प्लान के मुताबिक चीज़ें टेस्ट करेंगे। और जैसे ही बातों का सिलसिला चलता है, फ्यूनिक्स अचानक फैसला ले लेते हैं, इस हंटिंग ट्रिप पर मैं ग्रैंड डिचेस को साथ ले जाऊंगा। और हाँ, जाते जाते यूलिट को याद दिलाते हैं, यूलिना को गर्म कपड़े पहनने के लिए कह देना, उसे वहाँ ठंड लग सकती है। यूलिट हैरान था।
और सोचता है, यह आदमी जिसे कभी किसी के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी, आज एक आम सी लड़की के लिए इतना सोच रहा है। कुछ दिनों का बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ यूलिना और यूलित एक खूबसूरत बर्फीले लैंडस्केप में खड़े थे। यूलिना हैरान से बोलती है, यह जगह तो सपनों जैसी लग रही है। मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा है। ठंडी हवा से कांपते हुए उसके हाथ देखकर यूलित कहता है, आगे एक केबिन है जहाँ हिज ग्रेस हर महीने नोवेल्स के साथ हंटिंग करते। यूलित यूलिना के डर को समझ रहा था। यूलिना खुद को आम लड़की मानती थी जिसे ना तो फॉर्मेलिटी आती थी ना पॉलिटिक्स। वो सोचती है, अगर ग्रैंड ड्यूक को मैं नहीं पसंद आई तो। यूलिना को ऐसी हालत में देखकर यूलित बोलता है कि ये रिवर अभी तक बर्फ से नहीं जमा है। जैसे ही यह रिवर से जम जाता है आप इस पर स्केट कर सकती है। यूलिना सवाल करते कि यह स्केट क्या होता है। हंसते हुए यूलित यूलिना से कहता है कि मैं बाद में आपको एक पेयर गिफ्ट करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। यूलिना भी यूलित का शुक्रिया करती है। यूलिना को यूलित एक घर के पास ले आया था। इस घर में घुसने के बाद यूलित यूलिना से कहता है कि प्लीज़ आप अंदर जाइए। हर ग्रेस यूलिना के सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी उन लोगों में से एक आदमी उठकर यूलिना से बोलता है, आप तो रूमर से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। दूसरे पीछे से फुसफुसाते हैं, वो तो किस्मत वाली है जो ग्रैंड ड्यूक की पत्नी बनी। लेकिन शायद वो सिर्फ मैजिक स्टोन के लिए इसने शादी की है। और मजाक की हद तब हो गई जब एक बंदा बोलता है, मेरे पास भी मैजिक स्टोन है, क्यों ना आप मुझसे शादी कर ले। उसके साथ एक दूसरा बंदा बोलता है, मेरे स्टोन से तो पूरा आइलैंड गर्म ही हो जाएगा। यूलिना चुप थी, घबराई हुई, अपमानित और पूरी तरह असहाय। लेकिन तभी यूलित बोल पड़ता है कि प्लीज़ सब लोग अपना मैनर्स दिखाइए। ये हर ग्रेस है द ग्रैंड ड्यूक, हरे बालों वाला बंदा जो लाल बालों वाले से कहता है कि यूलित हमने क्या गलती की है। लाल बालों वाला बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर कोई चीज़ सुंदर है तो हम लोग उसे सुंदर ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। और यह हरे बालों वाला यूलिना को देखकर ही मन में सोचता है कि ये कैसी लड़की है कि सिर्फ कुछ मैजिक स्टोन की वजह से उस इंसान से शादी कर बैठी। मतलब कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो कि सिर्फ मैजिक स्टोन के लिए किसी अनजान से शादी कर बैठे। यह सारी बकवास यूलित से सहन नहीं हो रही थी। उसका तो जी कर रहा था कि वो उन लोग को कूट दे, एकदम बेरहमी से कूट दे। गुस्से के साथ यूलित उनसे बोलता है, आखिर तुमने क्या कहा अभी। तभी पीछे से हमारे फ्यूनिक्स आते हैं और गुस्से के साथ पूछते हैं कि कुछ देरी से यहाँ बहुत ही हल्ला हो रहा है, बहुत ही आवाज़ आ रही है। ग्रैंड ड्यूक के आते ही माहौल गर्म हो चुका था और सभी का मुंह देखने लायक था। ग्रैंड ड्यूक नीचे ही आते ही यूलित से बोलते, यूलित जल्दी से ग्रैंड डचेस को हमारे सेकंड फ्लोर के ऊपर रूम में ले जाओ। उन लोग के जाते ही फ्यूनिक्स की आंखें जल रही थी। उसने एक सेकंड का भी इंतजार नहीं किया, सीधा जाकर उस मजाक उड़ाने वाले नोबल को एक हाथ से उठा लिया और गरजते हुए कहा, तो तेरे पास मैजिक स्टोन है, दिखा कितने, मुझसे ज़्यादा है। वो उसे ज़मीन पर पटक देता है और कहता है, अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, और अगर फिर कभी ग्रैंड डचेस की बदसलूकी की तो मैं तुम्हारा नाम मिटा दूंगा। सारे नोबल्स कांपते भाग जाते हैं। अब हम कट करते हैं उन सीन पर जहाँ यूलिना चुपचाप सोफे पर बैठी थी, आंखें नम, मन भारी। वो सोच रही थी, क्या सच में मैं ग्रैंड ड्यूक की वजह से ये सब किया। फिर अचानक फ्यूनिक्स अंदर आते हैं, एकदम गंभीर होकर। वो यूलिना के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम अपना दायां हाथ मुझे दे सकती हो। यूलिना पहले तो चौंक जाती है, फिर धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा देती है। फ्यूनिक्स ध्यान से उस हाथ को देखता है और बोलता है, यहाँ चोट है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। फिर एक हीलिंग मैजिक स्टोन से बनी मरहम निकालकर धीरे धीरे उसके हाथ पर लगाता है। उसके हर टच में एक हिचक, एक शर्म और एक रिस्पेक्ट थी। यूलिना भी थोड़ा शर्मा जाती है। वो बोलती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं, आपको मेरी वजह से अपमान सहना पड़ा। फ्यूनिक्स उसकी आंखों में देखता है और बहुत धीरे से कहता है, यूलिना, मेरे अलावा और मेरी ग्रैंड डचेस के अलावा इस जगह पर और कोई नहीं है जो कि सबसे ज़्यादा ऊपर है। कुछ कहेंगे तुम सिर्फ मैजिक स्टोन की वजह से मेरे साथ हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें मैजिक स्टोन दूंगा क्योंकि तुम मेरी ग्रैंड डचेस हो।
अगर तुम्हें वो मैजिक स्टोन नहीं चाहिए होगा, अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए फिर भी मैं वो तुम्हें दूंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जगह तुम्हारी है, तुम जो चाहो कर सकती हो, क्योंकि मैं ग्रैंड ड्यूक हूँ और तुम हो यूलिना, मेरी ग्रैंड डिचेस। और यूलिना का चेहरा शर्म से गुलाबी हो जाता है। और यहाँ पे ही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।